सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या अन्य जो एलटी ग्रेड की भर्तियां होती हैं, इसके अलावा हमारे बच्चे जो हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं या 11th या दूसरी क्लासेस में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लाभ-हानि का बंटवारा कैसे किया जाता है। देखिए, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो साझेदार अपना लाभ-हानि का बंटवारा कैसे करेंगे। तो इसका जो रूल है वो ये है कि जब साझेदार जो है, अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनके साथ में जो लाभ-हानि का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर होगा, यानी कि इक्वली वो अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए, इस क्वेश्चन में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो 50 होती है। मैं बता देता हूँ क्यों होती है। क्योंकि साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग, या कह लीजिए कंपनी अधिनियम 2013, जो आपका कंपनी अधिनियम है 2013, उसमें जो मैक्सिमम संख्या साझेदारों की रखी गई है वो 50 रखी गई है। आपको पता ही होगा साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 2 होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर यदि संलेख में मौन है। मौन का मतलब होता है कि अगर आपके साझेदारी संलेख में नहीं लिखी है, पार्टनरशिप डीड में अगर ऋण पर ब्याज की कोई भी प्रतिशत नहीं दी हुई है, तो उस पर 6% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर जो बी आंसर है वो आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी अनुबंध हो सकता है मौखिक या लिखित, केवल लिखित या केवल पंजीकृत। देखिए, साझेदारी जो संलेख होता है या साझेदारी अनुबंध जो होता है, जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है, वो पार्टनर्स के बीच में लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि साझेदारों के बीच में साझेदारी अनुबंध लिखित में ही होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट जो हमें मिलने वाले हैं गवर्नमेंट से, वो हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ-हानि खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, या केवल एक नए साझेदार के खाते में। देखिए, जो पुनर्मूल्यांकन का शेष होता है, पुनर्मूल्यांकन का प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि इस पुनर्मूल्यांकन खाते से प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो इसका जो प्रॉफिट और या लॉस होता है वो पुराने साझेदारों में उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्याति यानी कि गुडविल। गुडविल क्या है। गुडविल हमारी एक चालू संपत्ति है, काल्पनिक संपत्ति है, स्थिर संपत्ति है या अमूर्त संपत्ति है। देखिए, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है उसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। इसलिए जो ख्याति होती है वो अमूर्त संपत्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संपत्ति सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गया, त्याग अनुपात निकाला जाता है, यानी कि सैक्रिफाई रेशो कैसे निकाला जाता है। सैक्रिफाई रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों का वेतन कहाँ दर्ज किया जाता है। जो सैलरी होती है, यानी कि अगर कैपिटल फिक्स है, 2 तरीके की कैपिटल होती है, एक तो फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर पार्टनर्स के बीच में स्थिर पूंजी पद्धति है, यानी कि कैपिटल आपकी फिक्स है, तो यहाँ पर वेतन के बारे में पूछा गया कि अगर पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो सैलरी कहाँ पर लिखी जाएगी। तो वह चालू खाते में लिखी जाएगी, क्योंकि स्थिर पूंजी खाते पद्धति में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी बेनिफिट्स जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फर्म के विघटन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि कहाँ पर क्रेडिट की जाती है। जब हम फर्म का विघटन करते हैं, मतलब फर्म को बंद करते हैं, तो वह
जितनी भी संपत्तियां बिकती हैं, यानी कि सेल्स करने पर, क्योंकि जिस समय फर्म बंद की जाती है तो बंद करने पर सारी संपत्तियां बेच दी जाती हैं, तो बेचने पर जो भी संपत्ति से मिलने वाला पैसा है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, वसूली खाता। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नया साझेदार अपने साथ ख्याति की राशि नकद लाता है, उसे क्या कहा जाता है? जब कोई नया साझेदार आता है तो अपने साथ 2 प्रकार की चीज़ें लेके आता है। एक तो लेके आता है वो कैपिटल, एक वो लेके आएगा जिसको कहा जाता है कैपिटल, और एक होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें जो आपका आंसर है वह है बी, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें सही आंसर आपका प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाएगा, यानी कि प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। औसत लाभ विधि में ख्याति की गणना का सूत्र क्या होता है? देखिए, औसत लाभ विधि में ख्याति की गणना का जो सूत्र है वह है कुल लाभ अधिलाभ गुणा वर्ष क्रय के वर्षों की संख्या। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? आहरण पर जो ब्याज मिलता है तो वो फर्म के पास आता है, यानी कि जो पार्टनर होता है जब फर्म से आहरण करता है तो पार्टनर फर्म को उस आहरण पर ब्याज देता है, तो वह फर्म के लिए क्या है? इनकम है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमारा आय ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साझेदार हर महीने के अंत में एक निश्चित राशि निकालता है तो कितने महीने का ब्याज लगाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। यदि साझेदार हर महीने के अंत में एक निश्चित राशि निकालता है, यहाँ पर कहा गया हर महीने के अंत में अगर वह निश्चित राशि निकालता है तो हमें इसमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पहली ड्राइंग देखनी पड़ती है और लास्ट वाली ड्राइंग देखनी पड़ती है, क्योंकि निश्चित राशि निकाल रहा है तो हर महीने निकाल रहा है। तो पहली ड्राइंग अगर उसने की है तो पहली ड्राइंग हर महीने के अंत में करी है, तो पहली ड्राइंग आपकी 30 अप्रैल को करी होगी। 30 अप्रैल के आगे के मंथ हम काउंट कर लेते हैं, तो 30 अप्रैल के आगे के जो मंथ होंगे वो इसमें 11 हो जाएंगे। 11 में प्लस कर लेंगे, लास्ट वाली ड्राइंग हम देखेंगे। लास्ट वाली ड्राइंग हमारी 31 मार्च को होती है। 31 मार्च के आगे के मंथ हमें कुछ नहीं बचा, इसमें 0 ऐड कर लेंगे और इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे। 11/2 इज इक्वल टू 5.5। इसमें 5.5 मंथ का हमारा जो है आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिलाभ का अर्थ क्या होता है? अधिलाभ का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हमें फॉर्मूला बताना है कि अधिलाभ किस तरीके से निकाला जाता है। अधिलाभ को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाई गई संचयी यानी कि जनरल रिजर्व बांटी जाती है। देखिए, जब साझेदार का प्रवेश किया जाता है तो जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, साझेदारों में पुराने अनुपात में। अगला क्वेश्चन है वसूली खाता किस प्रकार का खाता है? जो वसूली खाता होता है वो आपका नाम मात्र का खाता होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नाम मात्र का खाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वसूली खाते पर जितनी भी हमारी संपत्तियों को बेचने पर जितने भी पैसे मिलते हैं या जितने भी हमने लायबिलिटीज़ पेड की हैं उन सभी को उसमें लिखा जाता है, तो इसलिए नाम मात्र खाता ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। साझेदारी फर्म का पंजीकरण है। देखिए, साझेदारी फर्म का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, वैध है। यहाँ पर हमें आंसर देना है। देखिए, साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर ऐच्छिक स्वैच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लेने के लिए हमें साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना है अनिवार्य ऐच्छिक, तो यहाँ पर ऐच्छिक है, कराना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और बांटना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है केवल प्रबंध का, स्वामी का, एजेंट का, स्वामी और एजेंट दोनों का। देखिए, साझेदारी फर्म का जो साझेदार होता है वो है फर्म का स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, स्वामी और एजेंट दोनों ही होता है फर्म का वह।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि में ख्याति कैसे ज्ञात की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पूंजीकृत मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूंजीकृत मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का कितना ब्याज मिलता है? मतलब जितनी भी उसको राशि दी जाती है, क्योंकि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको जितनी भी राशि है, मृत साझेदार की जितनी भी राशि बनती है वो सब उसके खाते में डाल दी जाती है। तो अगर किसी साझेदार ने, यानी कि जो साझेदार बचे हुए हैं, उन्होंने अगर पैसा उसका नहीं दिया है तो पेंडिंग अमाउंट पर 6% की दर से उसको ब्याज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख को यह भी कहा जाता है, साझेदारी संलेख को पार्षद सीमा नियम कहा जाता है, या इसमें ऑप्शन और भी हैं, साझेदारी संलेख में पार्षद नियम कहा जाता है, विवरण पत्रिका कहा जाता है, साझेदारी अंतर नियम कहा जाता है, या पंजीकरण प्रमाण पत्र कहा जाता है। साझेदारी संलेख का दूसरा नाम होता है साझेदारी अंतर नियम। देखिए राजीनामा भी कहते हैं इसको, साझेदारी समझौता भी कहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो साझेदारी का अंतर नियम इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, जब साझेदार की पूंजी स्थिर हो तो आहरण कहाँ लिखा जाता है? जब साझेदार की पूंजी अगर स्थिर होती है तो दो अकाउंट हमने बताए थे, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को दिए जाने वाले बेनिफिट्स करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं और पार्टनर से लिए जाने वाली जो इनकम्स होती हैं वो भी आपका करंट अकाउंट में ही लिखी जाती हैं, जैसे आहरण हो गया या आहरण पर ब्याज हो गया। तो आहरण और आहरण का ब्याज ये दोनों ही आपके चालू खाते में यानी कि करंट अकाउंट में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटते हैं? देखिए जिस समय हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम पर रीवैल्यूएशन से जो भी हानि या लाभ आता है वो सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, लेकिन पुराने साझेदारों में बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना में यदि औसत लाभ 50,000 है और सामान्य लाभ 40,000 है तो अधिलाभ क्या होगा? देखिए इसमें औसत लाभ हमें 50,000 का दिया है, औसत लाभ इसमें 50,000 का दिया है और सामान्य लाभ इसमें 40,000 का दिया है। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। अगर आपको निकालना है तो इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फार्मूला है। एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 रुपये का है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 40,000 रुपये का है, तो आपका सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ आपका 10,000 रुपये का बनेगा। तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? इनमें से कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है? देखिए साझेदारी में एग्रीमेंट भी होता है, ये भी एक विशेषता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि का विभाजन भी होता है, ये भी एक विशेषता है। लिमिटेड लायबिलिटी और दो या दो से अधिक व्यक्ति, इसमें डी भी बिल्कुल सही है क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति भी होता है। लेकिन साझेदारी में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं होती, वो बल्कि अनलिमिटेड होती है। उसकी लायबिलिटी को चुकाने के लिए उसको अपनी पर्सनल असेट्स को भी बेचना पड़ सकता है, इसलिए इसकी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड नहीं होगी। तो इसमें ये विशेषता नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों के ऋण पर कितना ब्याज दिया जाता है? देखिए किसी साझेदार ने अगर ऋण दिया है फर्म को तो उस पर 6% ब्याज पाने का अधिकारी होता है, लेकिन ये तभी है जब साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो 6% का ब्याज पर एनम उसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 28, स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदार का पूंजी खाता हमेशा डैश शेष दर्शाता है। देखिए धनी शेष दर्शाएगा। ठीक है, कोई भी साझेदार है उसकी जो पूंजी खाते का जो शेष है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर किसी साझेदार के खाते में 50,000 रुपये थे और उसने अगर अपने खाते से 50,000 रुपये ना निकाल कर 60,000 रुपये विड्रॉन किए हैं फर्म से, तो उसका जो पूंजी खाते का शेष है वो -10,000 भी शो कर सकता है। तो किसी भी साझेदार का पूंजी खाते का जो शेष है वो डेबिट भी शो कर सकता है और क्रेडिट भी शो कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, त्याग अनुपात की गणना किसके समय की जाती है? देखिए त्याग अनुपात की जो गणना है जिस समय पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगला क्वेश्चन है गुडविल है एक। देखिए गुडविल क्या है? गुडविल को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ये बिजनेस की रेपुटेशन कही जाती है, तो इसलिए इनटेंजिबल एसेट्स होती है जिसको छुआ नहीं जा सकता।
इसमें चार ऑप्शन है करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनका भुगतान हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। फिक्टिशियस एसेट वो होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब होता है जिनकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं होती लेकिन फिर भी हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। एक होती है मूर्त संपत्ति जिसको टेंजेबल एसेट्स कहा जाता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरीज, जिनको छुआ जा सकता है और देखा भी जा सकता है। लेकिन जो इंटेंजेबल एसेट्स होती हैं उनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट्स होती है। इसको रेपुटेशन ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, छुआ नहीं जा सकता इसको भी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। देखिए 2 अकाउंट होते हैं, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट ही कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, नॉमिनल अकाउंट। अगला प्रश्न है 32, साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ और हानि को बांटा जाता है। देखिए जब किसी पार्टनर के बीच में, कुछ पार्टनर के बीच में साझेदारी समझौता नहीं होता, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो सभी साझेदारों के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो बराबर बराबर बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की शुरुआत में 2000 रुपये निकालता है तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसने टोटल 2000 रुपये हर मंथ निकाले हैं, तो 12 महीने में कितने निकाल दिए? 12 महीने में इसने 24,000 रुपीज़ विड्रॉन किए हैं। तो हमारी जो ड्राइंग हो गई 24,000 रुपीज़ की हो गई। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक माह के शुरुआत में वो निकालता है, तो इसके लिए हमें एवरेज टाइम पीरियड चाहिए होगा। एवरेज टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहली ड्राइंग देखनी है, उसके आगे के मंथ काउंट करने हैं, और लास्ट वाली ड्राइंग देखनी है, उसके आगे के मंथ काउंट करने हैं। तो इसमें प्रत्येक माह की अगर पहली तारीख को उसने ड्राइंग करी है तो 1 अप्रैल को ड्राइंग की होगी। आगे के मंथ हमारे 12 बचे, क्योंकि 1 अप्रैल से आगे के मंथ गिन लेते हैं, उसमें 12 मंथ हो जाएंगे। इसमें प्लस करेंगे लास्ट वाली ड्राइंग, और लास्ट वाली ड्राइंग 1 मार्च को की होगी, अगले साल की 1 मार्च को उसने ड्राइंग की होगी, तो हमें 1 मार्च में 1 मंथ बचा, इसमें 1 मंथ प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे, इसमें 13 प्लस 13 अपॉन 2 हो जाएगा। इसमें आपका 6.5 की दर से ब्याज लगे, यानी कि इतने मंथ का हम ब्याज इस पर लगाएंगे। तो ब्याज लगाने के लिए 24,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय इसमें ब्याज नहीं निकालना क्योंकि परसेंटेज हमें दी हुई नहीं है, तो हम सिर्फ मंथ को इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो 6.5 मंथ इसमें आएंगे। तो आपका बी आंसर सही होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, अधिलाभ का अर्थ क्या होता है? अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले से है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला पूछ रहा है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, जब एक नया साझेदार ख्याति का अपना हिस्सा नकद लाता है तो क्रेडिट की जाती है। देखिए यह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना से मतलब होता है यहाँ पर जो आपका गेनिंग रेशियो है वो किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदार की मृत्यु पर उसे देय राशि का भुगतान किया जाता है। देखिए जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो किसको वह राशि मिलती है, जितनी उसकी साझेदार की बची हुई राशि होती है वो किसको दी जाती है, तो उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसको ही वह राशि दी जाती है, यानी कि उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, वसूली खाता किसके समय तैयार किया जाता है। देखिए वसूली खाता जो तैयार होता है जिस समय हमारी फर्म बंद हो रही होती है, जिस समय विघटन हो रहा होता है फर्म का, तो उस समय रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, संचित लाभ और आरक्षित निधियां हस्तांतरित की जाती हैं। मतलब जिस समय हमारे पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस समय जो भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, वो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और वो भी ओल्ड रेशियो में ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, एक साझेदारी फर्म में साझेदार का दायित्व होता है। किसी भी फर्म में साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है।
अगर किसी लायबिलिटी को चुकाने में फर्म असमर्थ होती है तो सभी साझेदारों की पर्सनल संपत्तियों को बेचकर भी वह लायबिलिटी चुकाई जाएगी। इसलिए साझेदारों की जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो अनलिमिटेड होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें 50 होती है, क्योंकि साझेदारी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो साझेदार है वो 50 हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि पुराने साझेदार में बांटी जाती है। जिस समय पुनर्मूल्यांकन किया जाता है उस समय लाभ और हानि को किस रेशो में बांटते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन में जो लाभ हानि बांटी जाती है वो आपकी ओल्ड रेशो में ही बांटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज केवल दिया जाता है। साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है मतलब कैपिटल पर ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल पर तो ब्याज मिलता है, लेकिन देते हैं हम प्रॉफिट से। तो यहाँ पर पूछा गया साझेदार की पूंजी पर ब्याज केवल दिया जाता है प्रॉफिट से, ठीक है, कैपिटल से नहीं दिया जाता, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल घटती नहीं है। सिर्फ पार्टनर्स अपनी कैपिटल को निकाल सकते हैं, प्रॉफिट में से ही उस साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, विघटन के समय संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। देखिए किस वैल्यू पर हम जो है विघटन पर, यानी कि जिस समय हम फर्म को बंद कर रहे होते हैं तो संपत्ति को पुस्तक मूल्य पर ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जिस समय पार्टनर्स अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं उस समय रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो जितनी भी संपत्तियां होती हैं वह बुक वैल्यू पर साझेदार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर है आपका, साझेदारी संलेख को यह भी कहा जाता है। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, राजीनामा, ये बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसको साझेदारी अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, साझेदारी का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना अनिवार्य है या नहीं? मैंने पिछले प्रश्न में भी बता दिया था, इसका अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक होता है। तो इसमें कंपलसरी कट जाएगा, ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक इसमें आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में निश्चित राशि निकालता है तो ब्याज दिया जाता है। देखिए इसका आंसर 6 है, 6 मंथ। कभी भी अगर साझेदार एक निश्चित राशि निकाल रहा है, वो भी मंथ के बीच में या हाफ ईयरली के बीच में या क्वार्टरली के बीच में, जब भी बीच की बात आएगी, मध्य की बात आएगी तो 6 महीने का ही ब्याज दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बीच में अगर कभी भी राशि निकाली जाती है, मंथ के बीच में, क्वार्टर के बीच में या हाफ ईयरली के बीच में, तो आप 6 महीने का ही ब्याज लगाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए, सामान्य प्रतिफल 10% है और औसत लाभ आपका 60,000 का, अधिलाभ की गणना में करनी है। देखिए अधिलाभ निकालने का मतलब यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, एक मिनट रुक जाइए, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको औसत लाभ तो दिया है 60,000 का, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया। नॉर्मल प्रॉफिट विनियोजित पूंजी पर निकलता है, वो भी 10% का नॉर्मल प्रॉफिट है। तो 5 लाख रुपए पे नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 50,000 रुपये बैठेगी। तो यहाँ पे 50,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट में आप 50,000 रुपये रख सकते हैं। अब माइनस क्या करना है, यहाँ पे औसत लाभ आपका 60,000 है तो 60,000 रुपये आगे रख लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट में 60,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट में 50,000 आ गया। तो आपका सुपर प्रॉफिट टोटल वैल्यू आपकी 10,000 की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, साझेदारी के मौजूदा समझौते में बदलाव को क्या कहा जाता है? जब साझेदार अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलते हैं, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, साझेदार का चालू खाता तब खोला जाता है जब पूंजी कैसी होती है? देखिए शायद कोई भी साझेदार है अपना चालू खाता तब खोलते हैं जब उनकी कैपिटल फिक्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आपसे आशा है कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये समझ में भी आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।